हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज यहाँ हम पढ़ेंगे रिमझिम कक्षा 5 का 5वां पाठ। और पाठ का जो नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। इससे पहली वीडियो में हमने इस पाठ के शब्द अर्थ जानने का प्रयास किया था सरल शब्दों में और चित्रों के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम इस पाठ को सामान्य भाषा में समझेंगे और पाठ का सारांश भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ का जो नाम है उसका मतलब समझ लेते हैं। एक बार पुनः पाठ का नाम बताता हूँ मैं आपको। पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। एक लोकोक्ति होती है और इसका मतलब होता है कि अगर हमें कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो जैसे कि यहाँ से हमें पता चलता है कि एक मलमली धोती की बात हो रही है जिसका रंग बादामी है। बादाम का जो रंग होता है उसको बादामी रंग बोलते हैं। उसमें कुछ टाँके बेल बनाई हैं, उसको सजाया हुआ है टाँके बेल बूटों इन सब से। किसने? इला सचानी ने। तो इस पाठ में इला सचानी और उसकी कढ़ाई के नमूने के बारे में बताया गया है। तो कौन है इला सचानी, कैसी उसकी कढ़ाई थी, क्या थी उसकी कहानी, चलिए पढ़ते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो पाठ के अनुसार इला की जो उम्र है 26 साल है और वो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। लेकिन वो अपने बचपन में अपने नाना के यहाँ अमरेली जिले के राजकोट गांव में रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले में बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो ये गांव में जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खेल होते हैं, शहरों में भी काफ़ी बच्चे खेलते हैं। बच्चों के लोकल खेल होते हैं। जैसे एक मिट्टी का कोई बर्तन होता है, वो जब टूट जाता है तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको ठीकरा बोलते हैं। उससे गेम खेलते थे। पिट्ठू, गिट्टे, ये कई तरह के यहाँ खेल दिखाए गए हैं। इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। तो पहले वो खेलते थे, लेकिन इंसान का स्वभाव होता है जब एक कार्य को करते रहते हैं तो उससे मन भर जाता है। तो ऐसे बच्चों का भी मन भर जाता था खेलते खेलते। और उसके बाद वो पेड़ की डाली पर जो झूला पड़ा हुआ था उससे वो पेंगे लेते थे, यानी कि झूला झूलते थे ऊंची ऊंची, और एक साथ गाना गाते थे। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी अयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। तो इला का भी बहुत मन होता था कि वो भी पेंगे ले, लेकिन उसके हाथ उसका साथ नहीं दे पाते थे।
यानी कि हाथ से वो अपने रस्सी नहीं पकड़ पाती थी झूले की। फिर कभी कभी वो पकड़म पकड़ा ये विषमृत खेल भी खेलते। अब साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे मारेंगे। एक गेम होता है बच्चों का जिसे हाइड एंड सीक बोलते हैं, तो उसी को पकड़म पकड़ाई बोला जाता है, छुपन छुपाई भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब धप्पा मारना होता है हाथ से एक बच्चे की पीठ पर मारते हैं, उसी को धप्पा बोलते हैं। लेकिन इसका तो हाथ ही नहीं उठता था। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर पाते थे और इला ने इसी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो हम जो भी कार्य अपने हाथों से करते हैं वो सारे कार्य इला ने पैरों से करने सीख लेते। क्या क्या काम थे? दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। ठीक है। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। अब वो स्कूल में दाखिला लिया, उसको परेशान इसलिए हुई कि स्कूल वाले परेशान थे कि ये कैसे करे, क्योंकि हाथ उसके काम नहीं करते थे। अब बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, हाथ काम नहीं करते हैं ठीक से, तो वो लिखेगी कैसे, खाना कैसे खाएगी, अपना बस्ता कैसे उठाएगी, अपनी किताब कैसे निकालेगी, कॉपी कैसे निकालेगी। ये सभी चिंताएं वहाँ स्कूल वालों के मन में थी, इसीलिए उसे प्रवेश मिलने में परेशानी हुई। उसने अपने पैरों से सब काम करना ऐसे सीख लिया था कि अब जो भी उसको देखता था उसकी फुर्ती देखकर वह दंग रह जाता था कि यह ऐसे काम कैसे कर लेती, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाता दूसरे व्यक्ति उसके कार्य को देखकर। अब इला घुटने टेकने वाली नहीं थी, यानी कि अर्थात वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। तो इला कहाँ तक पढ़ी थी? 10वीं कक्षा तक। 10वीं कक्षा तक उसने पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। इला 10वीं कक्षा पढ़ी तो, लेकिन वो पास नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाथ से वो लिख नहीं पाती थी, पैर से वो लिखती थी, इसीलिए उसे समय कम पड़ गया लिखने के लिए। लेकिन व्यवस्था में जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको अतिरिक्त समय होता है परीक्षा के लिए, और एक अन्य व्यक्ति की भी सहायता मिलती है जिससे वो लिखवा सके। लेकिन उसकी जानकारी इला को नहीं थी। इस जानकारी के अभाव में ही वो 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाई, जिसका इला को दुख था। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी। आगे क्या हुआ देखिए। उसकी माँ और दादी कशीदकारी करती थी, यानी कि उसकी माँ और दादी कढ़ाई करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था।
पर कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब चूंकि उसके घर में कशीदकारी का कार्य होता था, वो अपनी माँ और दादी को ये कार्य करते हुए देखती थी कि रेशम को सुई में पिरो रहे हैं, रेशम के धागे को बूटियां उकेर रहे हैं, टाँके लगा रहे हैं। ये सब जब वो देखती तो उसका भी करने का मन करता और उसने ये कार्य करने की ठान ली। सभी ये कार्य अपने हाथों से करते, लेकिन इला ने यह कार्य पैरों से करना शुरू किया। आगे क्या हुआ? 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कशीदकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। अब उसको समझ आ गया था कि कहाँ कैसा टाँका लगाना है, कौन से कलर का लगाना है। 15-16 साल की उम्र में ही ये इला सीख गई थी। और कशीदकारी कढ़ाई को बोलते हैं, लेकिन उसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं, वो उस स्थान से संबंधित होती हैं। तो कठियावाड़ से संबंधित कठियावाड़ी कशीदकारी में वो माहिर हो गई थी। अब क्या हुआ इसके बाद? एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गई परिधानों की प्रदर्शनी लगी। यानी कि उसने जो ड्रेस बनाई थी, मतलब टाँके लगाकर उसने जो कशीदकारी करके जो ड्रेस बनाई थी, उसकी प्रदर्शनी लगी, यानी कि एग्जीबिशन लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। तो लखनऊ की जो कशीदकारी होती है उसको चिकनकारी कहते हैं। तो उसने उसका जो कार्य था उसमें कठियावाड़ के टाँके भी थे, लखनऊ के भी, बंगाल के भी। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया। डंडियों को काथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामिति या आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अर्थात जो कशीदकारी यानी कि जो कढ़ाई इला ने की थी वो सभी लोगों को बहुत पसंद आई। यह पारंपरिक डिजाइन में एक नयापन था जो सभी को पसंद आया और सबको अपनी ओर आकर्षित किया। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपाली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब वो अपने कार्य में इतने माहिर हो गई है कि वो अब ऐसी कढ़ाई करती रहती है। अब वो इसमें माहिर हो गई है। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी कि कार्य करने वाले को कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ठान लें तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आता है। बच्चों, हमारे कुछ व्यूअर्स के सुझाव आए थे कि सर पाठ का सारांश भी दीजिए। तो उसी कड़ी में आज यहाँ हम इस पाठ का सारांश लेकर भी प्रस्तुत हुए हैं। आशा करते हैं सारांश आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इला सचानी एक दिव्यांग लड़की है जिसकी उम्र 26 साल है। वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे इला जरा भी निरुत्साहित नहीं हुई। उसने अपने हाथों की इस कमी को स्वीकार करते हुए अपने पैरों से काम करना सीखा। वह अपने सभी कार्य पैरों से ही करती है, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना आदि। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन जिस फुर्ती से इला कोई काम करती थी उसे देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कभी कभी किसी काम में परेशानी ज़रूर आती थी, लेकिन इला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, क्योंकि वह दिए गए समय में लिखने का काम पूरा नहीं कर पाई।
समय रहते अगर उसे यह मालूम हो जाता कि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, तो शायद उसे परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसे इस बात का बहुत दुख है। इला की माँ और दादी कशीदकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती और एक दिन उसने कशीदकारी करने की ठान ली, वह भी पैरों से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसा कठिन कार्य उसने काफी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किया। 15-16 साल के होते होते इला कठियावाड़ी कशीदकारी में कुशल हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह अच्छी तरह समझ गई थी। और बहुत जल्दी उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफी सराहा। इस प्रकार इला कुदरत को झुठलाते हुए तथा जहां चाह वहां रहा जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती है, वह सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। यही था बेटा इसका सारांश। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दें, आपके सुझाव पर ज़रूर कार्य किया जाएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।